लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, उसका जल्दी से मैं रुक कर लेती हूं। रामपुर की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ नवाब हमजा हो सकते हैं उम्मीदवार। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी गठबंधन बना सकता है नवाब हमजा को उम्मीदवार। और रामपुर के नवाब काजिम के बेटे हैं नवाब साहब और आजम खान के राजनीतिक विरोधी भी माने जा रहे हैं काजिम अली। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अशोक तिवारी, ये तो और ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है मुकाबला आजमगढ़ में, रामपुर में। देखिए दरअसल दरअसल रामपुर में आजम खान के सबसे ज्यादा धुर विरोधी अगर कोई माने जाते हैं तो नवाब काजिम अली माने जाते हैं। शुरुआती दौर से आजम खान के खिलाफ तमाम सारे शिकायती पत्र, उनके खिलाफ जांच कराने के लिए आंदोलन चलाना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये तमाम सारी चीजें नवाब काजिम अली की तरफ से अब रामपुर में देखने को मिली है। अब खबर यह आ रही है कि जो गठबंधन है, बीजेपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में, वो उनके बेटे हमजा को, यानी कि नवाब हमजा को उम्मीदवार के तौर पर रामपुर में जो आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनके खिलाफ उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी का जो यूपी का जो नेतृत्व है उससे उनकी बातचीत भी हो चुकी है और जल्द ही उस टिकट की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो देखिए कि हर जनपद में, चूंकि रामपुर में आजम खान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनके बेटे ने अभी जब जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले कहा कि यह लड़ाई जो है वो एक सियासत को लेकर लड़ाई नहीं है, बल्कि एक तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई है, सभी को एकजुट होना होगा। कल भी रामपुर उन्होंने तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ये कहा कि सबको एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरना होगा, नहीं तो बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अब जो नवाब हमजा है उनको बीजेपी गठबंधन के तहत आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ उतारने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और अगर उनको अधिकृत तौर पर उनका गठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाता है तो वहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि आजम खान इन दिनों जेल में है, तमाम सारे मुकदमे उनके ऊपर चलाए जा रहे हैं। बीते दिनों अब्दुल्ला आजम की रिहाई सीतापुर की जेल से की गई, अब फिलहाल वो बाहर है और बाहर आते ही उन्होंने अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की थी। अखिलेश यादव उस दिन लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अब्दुल्ला आजम को उन्होंने अपने बगल की सीट दी। तो एक मैसेज देने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि आजम खान अगर जेल में भी होंगे तब भी उनको समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, उनके बेटे को भी उम्मीदवार बनाएगी। तो बहुत दिलचस्प लड़ाई अभी रामपुर में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी अगर जो नवाब हमजा है उनको बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाता है। और ये तकरीबन तय भी माना जा रहा है। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विप्रेश, मैं कहना ये चाह रहा हूं, जो लोग नवाब हमजा की उम्मीदवारी को मैं थोड़ा रामपुर के राजनीति के बारे में बता रहा हूं। दरअसल क्या है कि पूरी रामपुर की पहचान रामपुर के नवाबों से थी जब तक आजम खान राजनीति में नहीं आए थे। और राजनीति में आते ही आजम खान ने रामपुर के नवाबी खानदान के खिलाफ जो संघर्ष शुरू किया, जो लड़ाई शुरू की, वो उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग भी है कि रामपुर के नवाब पहले विदेशी जीप में हाथ हिलाते विधायक और एमपी बना करते थे, हमने उनको बीड़ी बनाने वालों के पास बैठा दिया। तो वो रामपुर की सीट जो है, रामपुर में जो कुछ भी है वो दो तरफा है। एक तरफ नवाब है और दूसरी तरफ आजम खान है। और रामपुर में अगर कोई टक्कर दे सकता है आजम खान को सियासी तौर पर तो वो नवाब के खानदान के लोग ही हैं। उनके परिवार के लोग बहुत लंबे समय तक रामपुर के सांसद रहे, रामपुर के विधायक रहे। आजम खान ने उस तिलिस्म को तोड़ा। 9 बार के वो विधायक रामपुर से हैं, लगातार वो हराते रहे। यहाँ तक कि बेगम नूर बानो को हराने के लिए आजम खान ने जब जयप्रदा वहाँ गई थी रामपुर, तो बेगम नूर बानो को हराने के लिए जयप्रदा को लेकर के गए थे, तो उससे फिर वहाँ उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जितवा दिया था। तो ये लड़ाई बहुत पुरानी है और अशोक ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ही दिलचस्प लड़ाई रामपुर की होने वाली है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। रामपुर की लड़ाई अब बड़ी और दिलचस्प होने जा रही है। मैं आ रही हूं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद राकेश त्रिपाठी का रुख करूंगी और कुमार गौरव फिर आपके पास आती हूं। तो डॉक्टर अजीज खान, लड़ाई को और दिलचस्प कर दिया। सबसे पहले रिएक्शन रामपुर पर मैं ही चाहती हूँ। देखिए, रामपुर की जो इशू है, रामपुर का जो इशू है वो एक तरफा लड़ाई है। वहां ऐसा कुछ नहीं कि ये लड़ाई नवाब खानदान से और माननीय आजम खान साहब से कोई नहीं है, पहले भी है और पहले भी आजम खान साहब ने वहां पे फतेह हासिल किया है। ऐसा ये कोई नई लड़ाई नहीं है। मैं एक बात बता दूं, कुछ भी स्थिति पैदा हो जाए, कुछ भी हालात पैदा हो, लेकिन एक बात आप जानिएगा, जो आजम खान के ऊपर जिस तरीके से जुल्म और जासूसी हुआ है, वहां की जनता ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है। क्योंकि बीजेपी ने एक राजनीतिक साजिश के तहत कहीं ना कहीं उनको इस मुद्दे ला करके इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। तमाम मुकदमे उनके ऊपर लगाए हैं। 115 से 16 मुकदमा उनके ऊपर, तमाम झूठे मुकदमे जो दर्ज किए हैं, वो वही खाली रामपुर की जनता नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में एक संदेश गया है
कि बीजेपी जो है वो अत्याचारी है और इसने खासतौर से आजम खान साहब के ऊपर एक बड़ा अत्याचार किया है, क्योंकि आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, शिक्षा का मंदिर बनाया। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा लोगों के पास मिले, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं पढ़ेगा, सिर्फ आजम खान के खानदान के लोग नहीं पढ़ेंगे, उसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सभी समुदाय के लोग पढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा शिक्षा का मंदिर बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी ने शिक्षा पर कोई भी काम नहीं किया। बताए ना कि कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाया 5 साल में नहीं बनाया, शिक्षा पर क्या काम किया? नहीं काम किया, चूंकि ये इन्होंने कोई काम नहीं किया और जिस शख्स ने काम किया उसको ले जाकर के जेल में डाल दिया। तो ये शिक्षा विरोधी लोग हैं, ये नहीं चाहते लोग पढ़ लिख करके नौकरी मांगे और हमें नौकरी देना पड़े और लोग जागरूक हो जाए। ताकि लोग जागरूक हो जाएंगे तो इनके जो चाल है, इनकी जो कारनामे हैं, वो कारनामे लोगों तक पता चलेंगे। इसलिए एक बहुत बड़ी साजिश उनके साथ की गई। राकेश जी, अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई थी, कोर्ट के आदेश से चली गई थी, कोर्ट ने उनको सजा सुना दी थी, क्योंकि अब्दुल्ला आजम ऐसे एक शख्स हैं जिन्होंने 2 बार जन्म लिया है। उनकी 2 जन्म तिथियां हैं, 2 पासपोर्ट है, 2 पैन कार्ड है, हर डॉक्यूमेंट उनके पास 2 है। दोहरी तरह की शख्सियत की जिंदगी जीते हैं। यही आजम खान के इसी प्रकार के आरोप है। आजम खान की केस को छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े वकील, महंगे महंगे वकील लगा दिए, लेकिन अब तक जमानत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत हो पाई है? क्योंकि कारण साफ है। आज ये जिस अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं ना, वो अली जौहर यूनिवर्सिटी बाप दादाओं की मिल्कियत पर नहीं बनाई थी, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना रहे थे। दलितों की, मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करके बना रहे थे। और कितना आतंक था, कलेक्टर से जूता साफ करवाने की खुलेआम धमकी दिया करते थे आजम खान। आजम खान का किस प्रकार का आतंक था, मुजफ्फरनगर के लोग भी जानते हैं कि सचिन और गौरव की अपनी बहन की आबरू बचाते समय किस प्रकार से उनको शहादत देनी पड़ी और पूरा मुजफ्फरनगर शामली किस प्रकार से जलता रहा, महीनों तक कर्फ्यू लगाने की स्थिति बनी रही। इसमें मोहम्मद आजम खान का क्या रोल था, ये उत्तर प्रदेश जानता है। इसलिए आजम खान की वकालत आप करिए, आप आजम खान के नाम पर चुनाव लड़िए। हम चाहते हैं, आजम खान तो मॉडल है ना आपके समाजवादी पार्टी के विकास का। देखिए, अभी सतीश प्रकाश जी कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय किया है। ये अन्याय सपा बसपा कांग्रेस से मिलकर के किया है। मुसलमानों का पढ़ा लिखा कोई नेता विकसित नहीं किया। नेताओं के नाम पर मुसलमानों में इन्होंने शफीकुर रहमान बर्क को विकसित किया, एसटी हसन को विकसित किया, आजम खान को विकसित किया, मुख्तार अंसारी को विकसित किया, अतीक अहमद को विकसित किया, रिजवान जहीर को विकसित करने का काम किया, इमरान मसूद को विकसित करने का काम किया, तौकीर रजा को विकसित करने का काम किया। ये सारे वो नेता हैं जिन पर हिस्ट्री सीट है, जिन पर गैंगस्टर के मामले हैं, जिन पर दंगा भड़काने के मामले हैं, जिन पर भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले हैं। इस प्रकार के नाहिद हसन जैसे लोगों को आप मुसलमानों का रहनुमा घोषित करने की कोशिश करते हैं, आप उनको मुसलमानों का नेता घोषित करने की कोशिश करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के प्रति अपमान है और उत्तर प्रदेश के मुसलमान इसका खामियाजा अब नहीं भुगतने वाले हैं। अब वो इसका आपको खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की एक पहचान खराब करने की कोशिश की है कि जो अपराधी है, जो दबंग है, जो भड़काऊ बयानबाजी करता है, जो कम पढ़ा लिखा होगा, वही मुसलमानों का रहनुमा होगा, वही मुसलमानों का नेता होगा। राकेश जी, 80-20 करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को आपने तो उस 20% की आबादी को नकार ही दिया है। आप खुद कह रहे हैं कि 20% के लिए हम कुछ भी कर लें वो हमेशा हमसे नाराज ही रहेंगे। आप तो उन्हीं की बात कर रहे थे ना, आपने तो पूरी तरीके से उनको नकार ही दिया है। मैं विपनेश जी, मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ, 20% को हमने हिंदू और मुसलमान में बांट करके नहीं कहा था। वो अच्छी शक्तियों और बुरी शक्तियों के रूप में कहा था। सकारात्मक सोच वाले और नकारात्मक सोच वाले उन लोगों में कहा था। वो 20% वो लोग हैं जो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर अभी भी तुष्टीकरण करते हुए उत्तर प्रदेश में कैसे क्राइम का बोलबाला रहे, कैसे करप्शन का बोलबाला रहे, इसके लिए जो प्रयास करते हैं, उन 20% की हमने बात की थी जो सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी के समर्थक हैं। बाकी 80% भारतीय जनता पार्टी के आज समर्थक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार ठीक है, सतीश प्रकाश जी से जवाब ले लेती हूँ, आती हूँ राकेश जी। सतीश जी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि जाटलैंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि सभा कह रही है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ट्रैक में फंस गई है समाजवादी पार्टी बीजेपी की, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, राकेश त्रिपाठी जी किस तरीके से जो है रामपुर जो है उनको, आजम खान जी को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, अभी देखेंगे कि आजम खान जी के बेटे को कहीं ना कहीं जमानत मिली है। अगले 1-2 दिन में बिमलेश जी, मैं आपको सच बता रहा हूं, जैसे जैसे बीजेपी हार की तरफ बढ़ेगी, कहीं ना कहीं अभी आजम खान जी भी 1-2 दिन में कहीं ना कहीं जेल से बाहर आने वाले हैं, जमानत उनको मिलने वाली है। क्योंकि राकेश त्रिपाठी जी को मालूम है कि वो आतो ही बादशाह कहेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव का पोलराइजेशन होगा। देखिए, मैं आजम खान जी के खिलाफ जो भी
वो सपा के लीडर हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीतिक दुश्मनागी की, उनके ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लगाए। और राकेश त्रिपाठी जी, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, राजनीति हमेशा परमानेंट नहीं होती, सत्ता का परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए नेताओं को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि इसको व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है ये, कि कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक जीवन में है तो उसके ऊपर ऐसे मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए, मैं उसका विरोध करूंगा। दूसरी बात, बस आप विमलेश जी, 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, और मिनिमम जो अगर किसी भी सुनिए, अरे मैं बता रहा हूं ना सर, आप ही की बात बता रहा हूं। 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, हर विधानसभा के ऊपर मिनिमम 45,000 और मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर दलित वोट विद्यमान है। कोई भी उम्मीदवार जो बहुजन समाज पार्टी का होगा वो 0 से शुरुआत नहीं करेगा, मिनिमम 45,000 से और मैक्सिमम 1 लाख से। हर विधान, देखिए सुनिए, अरे भाई दलित आपका वोट बैंक नहीं है भैया, आप उसके बैंक खाते खुल गए। सुनिए, अरे वो पानी निकल चुका। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता आपके धार्मिक ट्रैप में नहीं फंसेगी। अब तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मेडिकल व्यवस्था। सतीश जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल ट्रैक में फंस गई है बीजेपी। तो सवाल के जवाब से आप बच गए। चलिए, वक्त की कमी है। कुमार गौरव, मैं आपके पास अभी नहीं आ पा रही हूं, बाद में आऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।